देखो हमें इक्विलिब्रियम दो पार्ट में पढ़ना है ना। पहले तो हमें पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। चलो, केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला यहीं से शुरुआत करो। केमिकल इक्विलिब्रियम में, अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो ना? हाँ, जैसे मान लीजिए, ऐसे जरा ध्यान से देखो। जैसे ए रिएक्टेंट है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा था, ये प्रोडक्ट है ना। मान लो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, इसकी ज्यादा हो गई, तो बी क्या बनाने लगेगा? ए। एक समय ऐसा आएगा, ना ए बी में कन्वर्ट होगा ना बी ए में कन्वर्ट होगा। वो जो पॉइंट होगा वही इक्विलिब्रियम होगा। देखो जैसे क्या होता है ना, कि जैसे आप जैसे कुछ बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक समय ऐसा आता है कुछ भी पढ़ाओ, समझ रहे हो, वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। ना उससे ज्यादा वो आ पाता है उनको, ना उससे वो कम हो पाता है। तो इक्विलिब्रियम तो क्या है ना, कि ना आने देना। क्लियर है? हाँ। अब जरा ध्यान से देखो। अब हमें दो तरीके के इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो इधर लिखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें रिएक्शनें देखी हैं, देखनी है कि कौन सी रिवर्सिबल होती है और कौन सी इरिवर्सिबल होती है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और कैसी होती है? इरिवर्सिबल। ठीक है। आज तो बड़ी हालत खराब है। लिखो, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल का मतलब क्या है? हाँ, जो रिएक्शन कहां से कहां तक जाए। हाँ, बी से ए तक जाए बस। देखो, हाँ, रिवर्सिबल का मतलब होता है जैसे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ समय बाद बी ए में कन्वर्ट हो, है ना, ये। अच्छा, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? एक बार जो जिससे बन गया, मान लो ए से बी बन गया, तो अब बी से ए ना बने। तो लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन में, लिखो पहला पॉइंट, लिखो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur the type of chemical reaction which occur in both direction, in both direction, that is forward as well as backward, that is forward as well as backward, है ना। उसके नीचे ये एग्जांपल लिखो, ये लिख लो एग्जांपल। आगे लिखो, इरिवर्सिबल में लिखो बेटा, लिखो द केमिकल रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन which occur only one direction, which occur only one direction, which occur only one direction, that is forward direction, that is forward direction only, that is forward direction only। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट रिवर्सिबल में। अच्छा बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट समय। तो लिखो, अच्छा ये कभी 100% कंप्लीट हो पाएगी? तो लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा पॉइंट, पहला खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो, रिवर्सिबल रिएक्शन do not complete 100%, do not complete 100%, do not complete 100%। इरिवर्सिबल में लिखो, रिएक्शन कंप्लीटेड 100%,
रिएक्शन कंप्लीटेड 100%। तीसरा पॉइंट रिवर्सिबल में। अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? रिवर्सिबल में। लिखो, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम is always exist, is always exist in a reversible reaction chemical equilibrium is always exist। ठीक है, irreversible में लिखो chemical equilibrium does not exist, chemical equilibrium does not exist। आवाज आ रही ना? बस ठीक है। हाँ, चौथा पॉइंट लिखो भैया। लिखो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, लिखो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन vessel should be closed, vessel should be closed। रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए बर्तन बंद होना चाहिए। देखो ऐसा है ना कि जैसे मान लो आप इस वेसल के अंदर कोई रिएक्शन करा रहे हो, है कि नहीं, और जो गैसें बन रही है उड़ी जा रही, गैस मतलब प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट कुछ भरा है, जब आपने हीट दिया तो प्रोडक्ट बन के गैसें निकली जा रही हैं, है ना। तो जब गैसें निकली जा रही हैं तो कभी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना होगा ही नहीं कि वो रिएक्शन बैक कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इसका इस पे क्लोज कर देंगे। तो अब देखो क्या हो गया, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो गई, रिएक्टेंट कम हो गई, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में टूटने लगा, है ना। तो अच्छा, अब आपसे कोई कहे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाओ, तुम ढक्कन खोल देना, है ना भाई। समझ में आया? क्लोज्ड वेसल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और ढक्कन तुम खोल दिए तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो निकले जा रहे हैं, मतलब कभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो ही नहीं पाएगी कि रिएक्शन बैक हो, तो कभी भी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में लाना है, ढक्कन बंद कर दो। समझ में आ रहा? और आपको रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल करना है, ढक्कन खोल दो। क्लियर है? तो नीचे लिखो बेटा, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन वेसल शुड बी क्लोज्ड। दूसरी साइड लिखो, लिखो नो नीड ऑफ, लिखो नो नीड ऑफ क्लोज्ड वेसल, नो नीड ऑफ क्लोज्ड वेसल। अच्छा, आपसे कहा जाए कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना के दिखाओ, तो तुम क्या कहोगे कि जो, हाँ ढक्कन तो खोल दिया वो बात ठीक है, ढक्कन वाली बात खत्म, दूसरी एक बात कर रहा हूं, है ना। हमने कहा इरिवर्सिबल को, रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाओ, तो तुम क्या कहोगे कि प्रोडक्ट जो बने वो निकाल लो, प्रोडक्ट जो बने वो निकाल दो, है ना। कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी प्रोडक्ट की ज्यादा हो ही नहीं पाएगी, है ना। जैसे मान लो कि आप पैसा रख रहे हो कहीं अपनी तिजोरी में, और वहां से भी कोई लिए जा रहा, लिए जा रहा, कभी तिजोरी भर पाएगी? नहीं समझ रहे हो? अच्छा, जैसे आप पैसा रख रहे हो, कोई लिए जा रहा है, ये कैसी रिएक्शन है? ये इरिवर्सिबल है। और मान लो आपके पास खूब धन आ गया, समझ रहे हो? हाँ, देखो भैया, लिखा है अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो बेटा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, अच्छा लगेगा, देखो इधर लिखो, अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दैट इज 100% कंप्लीटेड। बताओ, इरिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है ना? हाँ, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट रिमूव्ड कंटिन्यूअसली। बेटा पढ़ के देखो, देखो पढ़ो, देखो देखो, समझ में आया? यही बातें हिंदी में हम समझा रहे थे, देख लो एक बार पढ़ के देख लो, है ना। वही बात है कि नहीं है? चलो ठीक। एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे पहला एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम पे HCl हमने ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे हमने NaOH ले लिया, है ना बेटा, और इससे क्या बन गया? सॉल्ट,
NaCl और प्लस H2O बन गया। अब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये रिवर्स क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये स्ट्रांग है, 100% आयोनाइज होगा। ये स्ट्रांग है, ये 100% आयोनाइज होगा। क्लियर है? तो पक्का है ये 100% आयोनाइज होगा, तो इससे 100% रिएक्शन करके ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा और रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। मान लो इनमें से एक कमजोर होता, तो उसे आयोनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो जरा लिखो इसको, पहला एग्जांपल ये लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, पिछले वाले चैप्टर से रिलेट करो, यहां पानी कितना बना है? अभी तो 1 मोल बना है। अच्छा इसको हम यहां बैलेंस कर दें, देखो। अच्छा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो। क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन कितना हो गया? 2। क्लोरीन यहां कितना है? 1। 2Na। कुछ कम ज्यादा हो गया क्या? हाइड्रोजन पहले बैलेंस था क्या? अच्छा अच्छा हाँ। ओ माय गॉड, अब तो ये चीजें इधर हो गई, देखो। देखो ये H और ये H था, तो ये और ये तो ये दो तो थे, ठीक है, ये हटा दे। अच्छा जरा ध्यान से देखो। अच्छा बात बताओ, यहाँ कितना पानी बना है? 1 मोल। और जो यहाँ डेल्टा H होगा, मान लो -X किलो कैलोरी एनर्जी इसमें निकली, तो बताओ इस एनर्जी का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। अब मान लो यहाँ वाटर 2 मोल होता, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन तो होती, हीट ऑफ फॉर्मेशन होती, बट ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती, है ना। ये आपको बताया गया है। अब दूसरी रिएक्शन लिखो, आयनिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे मानो, जैसे प्रोडक्ट साइड कोई प्रेसिपिटेट बन गया, है ना, तो प्रेसिपिटेट कभी टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, है ना। तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड प्रेसिपिटेट बने, तुम समझ लेना वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, है ना। जैसे तुम रिएक्शन करा दो BaCl2 की रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? BaSO4 और प्लस HCl बना। अब BaSO4 क्या होता है? ये एक प्रेसिपिटेट होता है ना। जैसे मान लो प्रोडक्ट साइड कोई बन जाए प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट तो इनर्ट होता है ना, वो किसी से फर्दर रिएक्शन कर ही नहीं सकता। और ये रिएक्शन करने लायक होता तो वो प्रेसिपिटेट ना होता। क्लियर है? एक यहाँ रिएक्शन और लिखो, AgNO3 की रिएक्शन, AgNO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराओ। AgNO3 की रिएक्शन रुक जाओ, NaNO3, हाँ, NaCl के साथ कराओ, कराओ। ये रिएक्शन बड़ी आसान होती है। देखो Ag प्लस NO3 माइनस में टूटा, Na प्लस Cl माइनस में टूटा, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। अरे बेटा ये रिएक्शन एक बार बताई तो थी। जैसे Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ निकल लिया और ये इसके साथ, दोनों के चार्ज देखो सेम है, तो क्या बन जाएगा? NaNO3 और प्लस AgCl, ठीक है। और यहाँ AgCl का कैसा व्हाइट एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, है ना। लिख लो। एक और लास्ट रिएक्शन है, अगला कौन है? अच्छा ये रिएक्शन सारे बच्चों को मालूम होगी, बताओ। कंबस्शन रिएक्शन आप जानते हो ना? हाँ, कितना हो गया? हाँ बहुत बार हो गया। चलो अच्छा इसको जलाओ बेटा, जला डालो। अच्छा यहाँ क्या सिखाया गया था बताओ?
जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, जितने हाइड्रोजन है उसका आधा पानी, जितने ऑक्सीजन इधर हो उतना बाई टू O2 इधर, तो CO2 बना दो और प्लस 2H2O, है ना। इधर कितने ऑक्सीजन, दो, दो चार, तो यहाँ सीधे ना लिख दें 2O2, 4/2O2 लिखेंगे 2O2। कंबशन की रिएक्शन तो आई गई है, कंबशन आ गया ना। चलो अच्छा, या और मन जो मन करे वो रिएक्शन कर लेना यहाँ, ठीक है। कंबशन कितनी बार पढ़े हो, कम सन है C6H6, अच्छा चलाओ, चलाओ। अच्छा बताओ, NH2C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड NH2, इसको जलाओ, जलाओ। ये क्या है, थायो यूरिया है, जलाओ। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखो इसको, देखो यही बात दो बार है, लिखो। जैसे A+B ये बदल रहा है, बेटा ध्यान से देख लो, अब तो फॉर्मो आ गया है, देख लो। A+B कहाँ 2O2, कहाँ फंसे हो 2O2, इधर देखो। ये बना दिए हो लास्ट वाला, ये सल्फेटो। हाँ देखो यहाँ क्या बनेगा, N2 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस SO2। इसका पढ़ाया नहीं था, कंबस्शन नहीं पढ़ाया था, कार्बन किस में जाएगा, हाइड्रोजन किस में जाएगा, नाइट्रोजन किस में जाएगा, सल्फर किस में जाएगा। वाह भाई। अच्छा हम यदि ये सोच ले कि हमने पढ़ा दिया तो तुमको ये लगे कि हमने पढ़ा कब है ना। अरे अब याद रखा करो बेटा, आपको आपको एक साइड एलिमेंट लिखाए थे और एक साइड उनका कंबस्शन वाला प्रोडक्ट लिखाए थे पिछले चैप्टर में, है ना। एक बार देख लो, खुद को बेइज्जती महसूस होगी, देख लो। अच्छा है, पेज नंबर बताओ। अच्छा पेज नंबर 13 पे है, थर्मोडायनेमिक्स में है, बुकलेट नहीं है ना। पेज नंबर 13 देखो बेटा, ये देखो ये लिखे हैं सब, है ना। अब आगे आ जाओ, जरा ध्यान से देखो बेटा, इधर इधर देख लो बेटा, इधर देखो। जैसे A+B ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो गए C+D में, क्लियर है। ध्यान से देखो बेटा, ये आपके दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और इधर ये दोनों क्या बन गए हैं, प्रोडक्ट, क्लियर है। अच्छा बताओ, रेट का फार्मूला पीछे आप क्या पढ़े हो, बताओ। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं पढ़े हो। हाँ बेटा ठीक है। अच्छा यदि हम यहाँ पे क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में लाएंगे तो क्या है, एक कांस्टेंट हम यहाँ डाल देंगे, कौन सा, के, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अच्छा जरा ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, ये रिएक्शन आपकी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये इधर क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो जो ये क्या है, RF, और ये क्या है, RB, है ना। तो अब जरा ध्यान से समझो, जैसे हमने पहले ये जो हमारा रेट है, ये कौन है, RF, RF बराबर क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में यही तो रिएक्टेंट हुए, फॉरवर्ड रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये रिएक्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये रिएक्टेंट। ध्यान आया, ठीक है। अब इसी बात पे तुम RB लिख लो, बराबर क्या हो जाएगा, K। अच्छा इसको KF लिख लेना, तो आपको पता चलेगा फॉरवर्ड वाला KF है, और इसको लिख लो KB, तो कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D। ये पिछले चैप्टर में पढ़े हो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े हो। हाँ अब जरा ध्यान से देखो, एट इक्विलिब्रियम, कहां पे, एट इक्विलिब्रियम
आरएफ बराबर हो जाता है आरबी के, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। ये देखो नई चीज, इसको सीखो। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता है ना। अब अच्छा देखो होगा क्या, यहां हमने लिखा आर एफ बराबर आर बी। आर एफ की वैल्यू यहां रखो, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर बी क्या है, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, है ना। के बी को इसके नीचे ले आओ, के एफ अपान के बी बराबर इस इन दोनों के यहां इनके नीचे लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और के एफ अपान के बी को ही बोलते हैं के सी। तो के सी बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी और अपान कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी। आपको नहीं लगता है ये लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ बेटा, ठीक है। यहां दो आपको बढ़िया फार्मूले मिल गए हैं, एक तो केसी का फार्मूला के एफ अपान के बी, पहला एक फार्मूला ये मिला है अब तक का सबसे बढ़िया, और एक केसी बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो आप केसी के दो फार्मूले आप जान गए हो, ये समझ में आ रहा। अच्छा केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। ये क्या है, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको लिखो बेटा, सब लोग बढ़िया से लिख लो इसको चाहे बना लेना, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन सेकंड हुई, ठीक है, ऐसे बना लो, थोड़ा लगे कि हाँ नहीं। आगे देखो ये ग्राफ, ये है आर एफ और ये है टाइम। अच्छा एक ग्राफ ये हो गया, और ये है आर बी और ये है बेटा टाइम, है ना, और ये है टाइम और ये है रेट। अब देखो ये रेट है फॉरवर्ड का, ये रेट है बैकवर्ड का, ये रेट है रेट, यहाँ रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों शामिल है। पहले ये ग्राफ बनाना फिर ये बनाना, इन दोनों को हमको इसमें बनाना है ना बेटा। तो पहले इतना बना लो, है। बताओ बेटा, बताओ ये क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। अरे बेटा देखो, जैसे ए प्लस बी और ये बना रहा है बेटा सी प्लस डी, है ना, तो धीरे धीरे ये दोनों कम हो रहे हैं, है ना। रिएक्टेंट धीरे धीरे जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कम हो रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड घटेगा ना समय के साथ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे धीरे घटेगा समय के साथ, है ना। अच्छा ये वाला बताओ, अच्छा बैकवर्ड वाला। अच्छा रेट ऑफ फॉरवर्ड यदि घटा है तो पक्का है ये बढ़ेगा, तो ये कैसा होगा, बढ़ेगा, है ना। अच्छा अब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ अब इसमें दिखाओ, तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे धीरे घटेगा, ये क्या है आर एफ, और रेट ऑफ बैकवर्ड धीरे धीरे ये क्या है आर बी, बढ़ेगा। जहां पे रेट ऑफ आर एफ बराबर हो जाए आर बी के, यही है पोजीशन ऑफ देखो, देखो यहां तक हो गया बेटा, अब आगे बढ़ो। लिखा है द मोमेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बताओ ये क्या है, बताओ इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है कि नहीं, है ना। तो इसी का आगे लिख लेना कॉल्ड या नोन एज इक्विलिब्रियम, उसी का आगे उसी का आगे लिखो कॉल्ड या नोन एज इक्विलिब्रियम। पढ़ो बेटा इसको, इसी का आगे कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा। देखो अगला क्या है, द मोमेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच वेलोसिटी ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन बिकम इक्वल। अच्छा वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड के, ये वेलोसिटी टर्म बोला गया है।
यहां वेलोसिटी का मतलब कहां से है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड से। बताओ, ऐसी कंडीशन या ऐसी दशा या ऐसा टाइम जहां आर एफ आरबी के बराबर हो जाए, वो पोजीशन इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। द मोमेंट, ऐसा क्षण है ना, द मोमेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच वेलोसिटी ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, टू अपोजिट का मतलब रिएक्शन कौन है, एक है आर एफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक कौन सी है, बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों रेट आपस में बराबर हो जाए, है ना, क्या लिखा है, बिकम इक्वल, तो ऐसी कंडीशन का नाम क्या होता है, इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो, तुमने एक बात सीखी है, इक्विलिब्रियम पे रेट बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती। क्लियर है। मान लो रिएक्टेंट 60% खत्म हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, तो प्रोडक्ट बना कितना है, बताओ, 60 ही तो बना है, और ये बचा कितना, 40। अब एक तरफ 40 एक तरफ 60, आ गया इक्विलिब्रियम। तो क्या कंसंट्रेशन बराबर हुई ना, रेट बराबर हुआ। क्लियर है। अभी ये लाइन हमने लिखी है इसमें, अब जरा ध्यान से देखो, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज आर एफ बराबर आर बी। पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। ठीक, दूसरी बात, गिव्स फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी शुड बी जीरो, बट डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा, नॉट लग जाए तो क्या है, स्टैंडर्ड। अच्छा, तीसरी बात, एट इक्विलिब्रियम इन वेसल, बहुत ध्यान से इस लाइन को पढ़ना तो समझ में आएगा। लिखा है एट इक्विलिब्रियम इन वेसल बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। जैसे मान लो एक बाल्टी के अंदर, क्लोज्ड बाल्टी है, उसके अंदर रिएक्शन हो रही है ना, और मान लो 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन है तो दोनों बाल्टी ही के अंदर ना। वही लाइन लिखी है, एट इक्विलिब्रियम इन वेसल बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। समझ में आई ये बात। चलो आगे देखो, बहुत ध्यान से देखना इस लाइन को। लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर, क्या लिखा है, कांस्टेंट, इक्वल नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। मान लो 5 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन हो रही थी, 5 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्टेंट मान लो 30% अभी खर्चा हुआ था, तो 30% तो प्रोडक्ट बना होगा, 70 तो रिएक्टेंट है ना। अब इस समय क्या है, अब जिस समय इक्विलिब्रियम आ गया, अब ये 70 का 70 बना रहेगा और प्रोडक्ट 30 का 30 बना रहेगा। तो बताओ इक्विलिब्रियम में क्या बराबर हुआ, अब ये दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, बट ये इक्वल नहीं है। इक्विलिब्रियम पे क्या बराबर होता है, रेट, क्या बराबर नहीं होता है, कंसंट्रेशन। क्लियर है। इक्विलिब्रियम आ जाने पे, इक्विलिब्रियम जहां पे आ जाए उस समय मान लो 50-50 का कंसंट्रेशन हो, है ना, मान लो 50-50 का हो तो ये इक्वल हो गए, और मान लो 40 और 60 हो तो इक्वल नहीं है, बट ये क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा। जैसे मान लो ए बी में कन्वर्ट हो रहा था, 5 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ गया, अब ना ए बी में कन्वर्ट हो रहा ना बी ए में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है, और मान लो ये 30% खर्चा हुआ और ये 30% बना, यानी ये 70% बचा, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 70, इसकी कितनी है, 30, है ना, इक्विलिब्रियम आ गया। अब ये जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम रहेगी तब तक ये 70 कांस्टेंट, तब तक ये 30 कांस्टेंट, है ना, वो समझ में आ गया। तो ये बात बहुत ध्यान से रखना, ये वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम नो चेंज। समझ में आ रहा। रिएक्टेंट यदि 70 बचा है तो वो 70 ही रहेगा, प्रोडक्ट 30 बना है तो वो 30 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्या लिखा है, in galvanic cell if cell reaction is reversible then equilibrium EMF of galvanic cell कैसा होगा,
जीरो, बट देखो गैल्वेनिक सेल ई सेल जीरो होगा लेकिन ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा। तो डेल्टा जी बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई, माइनस लगा लेना। आगे बढ़ा जाए, देखो बेटा लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। पहला कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पहला पॉइंट पढ़ो, देखो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या होता है, दोनों साइड चलेगा। डायनामिक का मतलब क्या होता है, दोनों साइड चलेगा। बताओ ये डायनामिक है कि नहीं, जैसे ए बी में कन्वर्ट हुआ और बी ए में कन्वर्ट हो रहा, तो ये कैसा है, डायनामिक। ठीक है। दूसरा क्या है, अ कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज, अ कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। देखो और यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, देखो इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटालिस्ट चेंज नहीं करता है। जो रिएक्शन 5 घंटे में होने वाली है उसको 5 मिनट में करा देता है। यानी इक्विलिब्रियम को ये कहां ले आया, पहले, लेकिन चेंज नहीं किया। वही इक्विलिब्रियम जो 5 घंटे बाद आने वाला था, वही सेम इक्विलिब्रियम ये 5 मिनट में ले आया। तो इक्विलिब्रियम में नहीं चेंज किया, समझ में आ रहा, इसने रेट को फास्ट किया। किसको फास्ट किया, रेट को। और जब रेट फास्ट होगा तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी, और रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी तो जो 5 घंटे में काम होने वाला था वो 5 मिनट में हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये लाइन अच्छे से याद रखना, ये सब 4-4 नंबर के सवाल हैं। 12 हो गए, हाँ देख लो। अब जो बचा उतने तक तैयारी करो, बाकी तो इससे हो गया। देखो ये ऐसा चैप्टर है जिससे 1 या 2 सवाल आने हैं। हाँ 1 से 2 सवाल आएगा। एक सवाल आएगा पीएच का और एक आएगा सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का। क्लियर है, सब बताए दे रहे हैं। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड बाय, अच्छे से पढ़ो, ये सब सवाल है। हाँ अरे नंबर गिनो, देखो 180 ज्यादा ना हो जाए। देखो क्या लिखा है बेटा, इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड बाय, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम को किन किन से बदला जा सकता है। पहला टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दूसरा प्रेशर, चौथा कौन सा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एज कांस्टेंट प्रेशर। बहुत ध्यान से देखो, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम को एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ये चेंज कर देगा, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये चेंज नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंट होता है ना। बताओ इक्विलिब्रियम पे कितनी चीजें डिपेंड करती हैं, अरे जो डिपेंड करेगा वही तो कम ज्यादा कर पाएगा। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड बाय, बताओ कितनी चीजें, 5। बताओ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो क्या लिखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी चेंज्ड बाय कैटालिस्ट, टाइम और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रटे होने चाहिए बेटा, है ना। अच्छा तुम बोलो, याद कर लो, याद करो। अच्छा बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम किनके द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, बताओ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर है। अच्छा बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम कौन किन बातों पे निर्भर नहीं होते हैं, कैटालिस्ट, टाइम और एडिशन ऑफ। हाँ अब यहां पे जरा ध्यान से देखो जगह कितनी है। देखो अब तुम लोग क्या करो, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो, कर लो। अब अगला देखो, हाँ चलो यहां पे आ जाओ, सेम वही आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहानी आपको पढ़नी है, ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक रिएक्शन है ए प्लस बी और इससे बनना है सी प्लस डी, और ये आ गया इक्विलिब्रियम, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड, है ना। अच्छा बताओ t इक्वल टू 0 सेकेंड पे
ये मान लो ए रहा होगा ए, ये मान लो बी रहा होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये कितने बने होंगे? 0 0, है ना। और t इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो हम क्या लिख देते हैं? t सेकेंड। इसमें से कुछ खर्चा हुआ होगा, इसमें से भी कुछ खर्चा हुआ होगा, और ये उतने ही उतने बने होंगे। जितना ही खर्चा होगा उसी हिसाब से तो ये बनेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। ये यदि हम रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना चाहें आर एफ बराबर, तो क्या लिखेंगे? के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर बी बराबर क्या होगा? के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। यही होगा। ये रिएक्शन आपको सेम हो चुकी है बेटा। ठीक। अच्छा, क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, है ना बेटा? क्या होगा? आर एफ बराबर हो जाएगा आर बी के। ठीक। अच्छा, इस समय अब क्या होगा? यहां तक लिख लिए तुम लोग? अच्छा चलो यहीं इसके बराबर फिर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, है ना। अब क्या होगा? के एफ अपान के बी, इसके नीचे ले आओ। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ये ना समझना कि नया नया है। कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी, और ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और के एफ अपान के बी ही क्या होता है? के सी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो के सी बराबर क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इतना लिख लो, इतना बना लो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ ग्राफ खिंचवाते हैं।